तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में झारखंड की एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें 7 भाई मिलकर अपनी ही बहन को काट कर खा जाते हैं। ये कहानी झारखंड के बिंदु बसायर क्षेत्र की है और अगर आप झारखंड से हैं तो आपने भी ये कहानी अपने घर के बुजुर्गों से ज़रूर सुनी होगी। ये कहानी सुनने के बाद मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे उस समय जब ना ही इंटरनेट और ना ही मोबाइल फ़ोन का ज़माना था, उस समय ये कहानी सबको कैसे पता चली और क्या ये कहानी रियल में सच्ची भी है। हमने भी ये कहानी बचपन में घर के बड़ों से सुनी थी। उस समय जब ये कहानी हमने सुनी उस समय लगा था कि क्या ये कहानी रियल भी है, पर जब हमें पता चला कि ये कहानी सच्ची है और जिस जगह पर इस कहानी को अंजाम दिया गया था वो जगह अभी भी एग्जिस्ट करती है झारखंड में, तो हम निकल पड़ते हैं इस कहानी के रहस्य को जानने के लिए कि क्या ये कहानी सच्ची है। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल दी ट्रेल्स ऑफ झारखंड में। तो आज हम जा रहे हैं बिंदु बसायर क्षेत्र इस कहानी के रहस्य को जानने के लिए। बिंदु बसायर रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह थोड़ी सी दूर है, तो चलिए तब तक हम आपको वो कहानी सुनाते हैं जो झारखंड में बच्चे बच्चे तक को पता है। तो ये कहानी शुरू होती है और ये कहानी है आज से करीब 150 साल पहले 1882 की। झारखंड के बिंदु बसायर क्षेत्र में 7 भाई और उनकी एक लौती बहन रहा करते थे। आपको तो पता ही होगा कि झारखंड एक जंगलों से घिरा हुआ राज्य है। उस समय भी बिंदु बसायर एक जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में 7 भाई और उसकी एक लौती बहन रहा करते थे। सातों भाई बाहर जाकर अपने खेत में काम करते थे और घर का सारा काम उसकी एक लौती बहन किया करती थी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोने जैसे काम। इसी तरह से इनका जीवन बीत रहा था। इसी तरह एक दिन सातों भाई काम करने के लिए अपने खेत गए हुए होते हैं और उनकी एक लौती बहन जंगल से साग लाकर उसकी सब्जी बनाने के लिए बैठी से साग को काट रही होती है। बैठी एक सब्जी काटने वाला औजार होता है जिससे वह साग काट रही होती है। तभी गलती से उस बैठी से उसका हाथ कट जाता है और बहुत ही ज़ोरों से उसकी उंगली से खून बहने लगता है। वो हाथ से निकल रहे खून को पोंछने के लिए कोई चीज़ ढूंढने लगती है और सोचती है अगर वो दीवार में अपने खून को पोंछ देगी तो भैया लोग देख लेंगे, और अगर वो कपड़े में भी पोंछेगी तो उसके भैया लोग देख लेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो जिस साग को काट रही होती है उसी में उस खून को पोंछ देती है, ये सोचकर कि उसके भैया लोगों को यह बात पता नहीं चलेगी। जिसके बाद शाम हो जाती है और सातों भाई खेत में काम करके वापस अपने घर आते हैं। वे सभी बहुत ही भूखे होते हैं, इसलिए उनकी छोटी बहन उनको खाने के लिए वही साग की सब्जी और भात देती है। जब सातों भाई खाना खाते हैं तो उन्हें आज का खाना बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वे सभी भाई अपनी छोटी बहन से पूछने लगते हैं कि आज तुमने ऐसा खाने में क्या मिलाया है कि आज का खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है। शुरू में तो वो कुछ नहीं बताती है, पर जब सभी भाई उससे बताने के लिए जिद करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बता देती हैं कि किस तरह से जब साग काटते काटते उसका हाथ कट गया था तो उस खून को वो साग में ही पोंछ दी थी, इसलिए खाना इतना अच्छा लग रहा था। ये सुनकर 5वां भाई जो थोड़ा सा लालची होता है वो कहता है कि इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मीट कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। ये सुनकर सभी भाइयों के मन में लालच आ जाता है और सभी भाई सोचने लगते हैं कि अगर इसका मीट खाने को मिल जाए तो कितना ज़्यादा स्वाद आएगा। ये सुनकर सभी भाई उसकी बहन को मारकर खाने का सोचने लगते हैं, पर उन्हीं भाइयों में से सबसे छोटा भाई अपने बड़े भाइयों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने एक लौती बहन को कैसे मारकर खा सकते हो, और उन सबको ऐसा करने से मना करता है। पर 6 भाइयों के मन में अपनी बहन के मीट को खाने का लालच आ चुका था। वो छोटे भाई की एक भी नहीं सुनते हैं और उसे धमकी देते हुए कहते हैं अगर तुमने अपनी छोटी बहन को कुछ भी बताया तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। ये सुनकर वो छोटा भाई कुछ भी नहीं करता और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सबसे छोटा वाला भाई अच्छा था, वो अपने बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वे 6 भाई अपनी बहन को मारने का प्लान बनाने लगते हैं और वे सभी अपने बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि कल हम तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाएंगे। ये सुनकर उनकी बहन कहती है कि मेरी शादी तो हुई ही नहीं है, जिस पर वे सभी भाई कहते हैं कि तुम्हारी शादी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है।
ऐसा कहकर वे सभी भाई अपनी छोटी बहन को नए नए साड़ी और कपड़े पहनाकर उसके ससुराल ले जाने के बहाने उसे मारने के लिए ले जाने लगते हैं। हालांकि उनका सबसे छोटा भाई उन 6 भाइयों को ऐसा करने से मना कर रहा होता है। जिसके बाद वे सभी अपनी बहन को जंगल की तरफ ले जाते हैं, जहां वे सभी भाइयों ने केंद के पेड़ों के ऊपर मचान बना कर रखा था। वे अपनी बहन को उस मचान पर चढ़ा देते हैं और उसके दूसरी तरफ काशी फूलों की तरफ देखने को कहते हैं, यह कहकर कि उधर ही है तुम्हारा ससुराल। फिर जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है, 6 भाई में से सबसे बड़ा भाई तीर से उसकी छोटी बहन पर हमला करता है, पर वो तीर निशाने पर नहीं लगता है। पहले हमले में ही उसकी छोटी बहन को पता चल जाता है कि उनके भाइयों का क्या इरादा है। ये जानने के बाद भी कि उसके भाई उसे मारना चाहते हैं, वो उस मचान से नहीं उतरती है। उसे काफ़ी यहाँ बुरा लग रहा होता है, फिर भी वो चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूरी हो और वो अपने मातृभाषा में गाना गाती है, बिंदु बिंदु ददा छाती ताइक ताइक। मतलब अगर भैया लोग आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो आप अपने तीर मेरे सीने पर मारो, इधर उधर क्यों चला रहे हो। जिसके बाद बारी बारी से छोटे भाई को छोड़कर 6 भाई अपने तीर धनुष से अपनी एक लौती बहन पर तीर से वार करते हैं, पर किसी का भी तीर उसकी बहन को नहीं लगता है और वो फिर से गाना गाती है, बिंदु बिंदु ददा छाती ताइक ताइक। सबसे छोटा भाई तीरंदाजी में काफ़ी अच्छा था, पर वो अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। वो उस पर हमला नहीं करना चाहता था, ये बात उसकी बहन भी जानती थी। थोड़ी देर बाद 6 भाई छोटे भाई को हमला करने के लिए कहते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, पर जब 6 भाई उस पर दबाव डालते हैं ऐसा करने के लिए, तो वो अपनी आंखें बंद करके अपनी बहन की दूसरी तरफ तीर छोड़ने का कोशिश करता है, पर गलती से तीर अपनी बहन के सीने में ही लग जाता है, जिससे उसकी बहन की वहीं मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद 6 भाई अपनी बहन के मीट को काटने वाले होते हैं, पर बाकी के 6 भाइयों को यह पता था कि उनका छोटा भाई अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। अगर वो यहाँ रहेगा तो वो अपनी बहन के मीट को काटने नहीं देगा। इसलिए वो 6 भाई अपने छोटे भाई को एक रस्सी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उसे कहते हैं, जंगल से लकड़ी लेकर आओ। वे 6 भाई अपने छोटे भाई को छोटी रस्सी इसलिए देते हैं ताकि वो जंगल से लकड़ी बांध कर ना ला सके, जिससे उन्हें टाइम मिल जाए अपनी बहन के मीट को काट कर बनाने के लिए। जिसके बाद सबसे छोटा भाई को जैसा कहा जाता है वो वैसा ही करता है और जंगल चला जाता है लकड़ी लेने के लिए। पर छोटी रस्सी होने के कारण वो जंगल से ढेर सारी लकड़ी को बांध कर नहीं ला पाता है। उसके पास जो छोटी रस्सी थी उससे वह उन लकड़ियों को नहीं ला सकता था। ये सोचकर वो वहीं रोने लगता है। उसे रोते हुए देखकर वहाँ एक सांप आता है और उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, जिस पर वो छोटा भाई अपनी प्रॉब्लम सांप को बताता है। सांप उसकी बात सुनता है और उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे रस्सी की जगह लकड़ियों पर बांध कर ले जाओ और मैं बाद में खुद से अपने आप वापस आ जाऊँगा। सबसे छोटा भाई ऐसा ही करता है और लकड़ी लेके अपने 6 भाइयों के पास जाता है। ये देखकर उसके 6 भाई काफ़ी हैरान होते हैं, ये सोचकर कि इतना जल्दी ये कैसे आ गया। हमने तो उसे जानबूझकर रस्सी छोटी दी थी ताकि उसे यहाँ आने में देरी हो सके। जिसके बाद वे 6 भाई फिर से अपने छोटे भाई को एक घड़े में 7 छेद करके डोभे से पानी लाने के लिए भेजते हैं। दरअसल डोभा एक छोटा कुएं की तरह होता है जिसमें ज़मीन से निकला हुआ पानी जमा होता है। जिसके बाद छोटा भाई फिर से अपने भाइयों की बात मानता है और घड़ा लेकर डोभे पर पहुंच जाता है पानी भरने के लिए। पर घड़ा में छेद होने के कारण वो कोशिश करता है पानी भरने की, पर वो भर ही नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद वो ऐसा ही कोशिश करता है और सोचने लगता है कि अगर उसे देरी होगी पानी ले जाने के लिए तो उसके भाई उसे मारेंगे। ये सोचकर वो फिर से वहाँ रोना शुरू कर देता है। उसे रोते देखकर उसी डोभे से कुछ मेंढक और सांप बाहर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है। ये सुनकर सभी मेंढक घड़ों के छेदों में चिपक जाते हैं, जिससे घड़ा से पानी बहना बंद हो जाता है। ये देखकर छोटा भाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपने साथ वो कुछ केकड़े और सांप को छिपाकर वापस अपने भाइयों के पास चला जाता है। जिसके बाद सभी भाई छोटी बहन के मीट को खाते हैं। 6 भाई अपने छोटे भाई को भी उसकी बहन को मीट खाने के लिए देते हैं, पर वो मीट को नहीं खाता है और अपनी बहन के मीट को छिपा लेता है। फिर जब 6 भाई उसकी बहन के मीट को खाते हैं तो सबसे छोटा वाला भाई जिसने डोभे से सांप को लाया था वो उस सांप को खाता है
और जब छह भाई हड्डियाँ चबाते हैं तो सबसे छोटा वाला भाई डोभे से लाए हुए केकड़ा को खाता है, जिससे छह भाइयों को लगता है कि वो भी मीट खा रहा है, पर वो मीट नहीं खाता है और सबसे छोटा वाला भाई उस मीट को एक टीले पर जाकर छिपा देता है। जिसके बाद समय बीतता है और धीरे धीरे कई वर्ष गुजर जाते हैं। सबसे छोटा वाला भाई जिसने अपने बहन के मीट को जिस टीले पर छिपाया था वहाँ पर एक बांस का पेड़ उग जाता है। फिर इसी तरह से समय बीतता है। एक दिन कोई दूसरे गांव से एक भिक्षा मांगने वाला जोगी उस बांस के पेड़ के पास से गुजरता है। वो जोगी घर घर जाके गाना गाता, जिससे उसे भिक्षा मिलती, उससे वह अपना रोजी रोटी चलाता था। वो जोगी उस बांस के पेड़ के पास चला जाता है और एक केंद्रा बनाने का सोचता है। वो सोचता है अगर वो इस बांस से केंद्रा बनाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएगा। दोस्तों, केंद्रा एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बांस से बनाया जाता है। वो जोगी उस बांस के पेड़ के पास जाता है और उसे काटना शुरू कर देता है। तभी उस बांस से एक आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे मोर ददक रोपल बांस। वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तब फिर से वही आवाज़ आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे मोर भैया के रोपल बांस। वो आदमी हैरानी से दोबारा इधर उधर देखता है, पर आखिरकार वो उस पेड़ से एक बांस को काट ही देता है और उस बांस से वो एक केंद्रा बनाता है और घर घर जाके उस केंद्रा को बजा के भिक्षा मांगता है। कई दिनों तक वो आदमी ऐसे ही घर घर जाकर भिक्षा मांगता है। उस केंद्रे से बहुत ही ज़्यादा सुरीला आवाज़ निकलता था जो किसी का भी मन मोह लेता था। ऐसे ही घूमते घूमते वो आदमी वही सातों भाइयों के घर एक दिन पहुंच जाता है और जब वो उस केंद्रे को बजाने की कोशिश करता है तो उस केंद्रे से आवाज़ आती है, ना बाज बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन कर घर। वो आदमी छयों भाइयों के घर घर जाकर केंद्रा को बजाने की कोशिश करता है, पर वही आवाज़ आती है, ना बाज बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन कर घर। ये सुनकर उन छयों भाइयों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो उस जोगी को अपने घर के पास से भगा देते हैं। जिसके बाद वो जोगी सबसे छोटे वाले भाई के घर के पास जैसे ही जाता है तो उस केंद्रा से आवाज़ आने लगती है, बाज बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दादा कर घर। ये आवाज़ सुन के छोटा भाई पहचान लेता है कि ये आवाज़ तो मेरी बहन का है। वो गिरते करते घर के बाहर आता है और उस आदमी के पास जाता है और उस केंद्रा का मुँह बोली रकम देकर उस केंद्रे को अपने पास रख लेता है और छोटा भाई उस जोगी को रात भर अपने घर में रुकने के लिए कहता है और उसकी खूब खातिरदारी भी करता है। जिसके बाद सबसे छोटा भाई अगले दिन अपने काम पर चला जाता है। फिर जैसे ही वो काम करके अपने घर शाम को वापस आता है तो वो देखता है कि उसका घर का सारा काम किसी ने पहले से ही कर दिया है। छोटा भाई ये सब देखता है पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर अगले दिन फिर से जब छोटा भाई अपने काम पर जाता है तो फिर से देखता है कि किसी ने फिर से उसके घर का सारा काम कर दिया है। वो अपने भाभीियों से जाकर बारी बारी से पूछता है कि आज तक तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, तो आज आप लोग मेरा घर का काम क्यों कर रहे हो। जिस पर सबसे छोटे वाले भाई को पता चलता है कि किसी ने भी उसके घर का काम नहीं किया। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और इसी तरह से रोज़ जब वो काम करके आता है तो वो देखता है कि पहले से ही किसी ने घर का काम कर दिया है। सबसे छोटा वाला भाई ये जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो रोज़ उसका घर का सारा काम कर देता है। इसलिए एक दिन वो काम पर नहीं जाता है और अपने घर के किसी जगह छिपकर बैठ जाता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार कौन है जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर का काम करता है। वो छिपा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि केंद्रा से उसकी बहन निकल के घर का सारा काम करके उसी केंद्रा के अंदर चली जाती है। फिर एक दिन जब उसकी बहन केंद्रा से बाहर निकलकर घर का सारा काम कर रही होती है तभी सबसे छोटा वाला भाई उस केंद्रा को जाकर तोड़ देता है, जिससे उसकी बहन उस केंद्रा के अंदर नहीं जा पाती है। और उसी दिन से वो दोनों भाई बहन एक साथ रहने लगते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। और यहीं पर दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बिंदु बसायर की वो फेमस कहानी और इसी के साथ हमारा सफ़र भी यहाँ ख़त्म होता है। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो एक अलग तरह की एक्साइटमेंट हो रही थी इस जगह को देखने के लिए। ये जगह ठाकुरगांव जाने वाले रास्ते के बिल्कुल ही किनारे पर है और ये जो बांस का पेड़ आप देख रहे हो, लोगों का मानना है कि यही वो बांस का पेड़ है जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले कहानी में किया था। जोहार दोस्तों, तो हम लोग आए हैं
प्राचीन मुंडा धर्म स्थल जो है बसायर में, तो देख सकते हैं यहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है बसायर का। और हम लोग कुछ कहानी आप लोगों को बताना चाहते हैं जो घटित हुआ था इस जगह पे। हम लोग तो बचपन से ही सुनते आए हैं 7 भाइयों और एक बहन की कहानी जो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे। तो आज हम लोग तो सोचते थे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन आज हम लोग आंखों से देख भी लिए कि ये जगह सच में है। तो और ठीक इस पेड़ के पास यहाँ कई सारे केंद के पेड़ हैं जिसका जिक्र हमने कहानी में किया था। ये वही केंद का पेड़ है जिसमें अपनी बहन को उन्होंने मचान बनाकर चढ़ाया था और ससुराल दिखाने के बहाने उसे यहाँ लाए थे। हमने यहाँ थोड़ी देर रुक कर भी देखा तो पता चला कि यहाँ कई सारे लोग हैं जो इस जगह को देखने के लिए आते हैं इस कहानी को सुन के। और इसके थोड़े ही दूर में एक छोटा सा पहाड़ है जहाँ हमें लोगों के ज़रिए पता चला कि ये वही पहाड़ है जहाँ उन 7 भाइयों ने अपने तीर धनुष और हथियारों को तेज किया था ताकि वे अपनी बहन को मार सके, काट सके। केंद वाला गछवा ऊपर ऊपरे कहां वो तो रहथि ससुरार दिसत हो गई। अच्छा यहीं से तो खा के मार लथिन रे सब भाई यहीं से बैठ। यहाँ पर हमें एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मिले जो अपने गायों को चरा रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि ये वही पहाड़ है जहाँ से उन 7 भाइयों ने अपने बहन को मारा था। और वो हमें ये भी बताते हैं कि इस गांव में उन 7 भाइयों के पूर्वज अभी भी रहते हैं और वही लोग हैं जो उस बांस की पूजा करते हैं और उन 7 भाइयों की स्मारक की भी पूजा करते हैं। यहाँ पे खड़ा ये बड़ा बोर्ड और इसके सामने ये बांस का पेड़ और 7 भाइयों का यहाँ स्मारक और उसकी बहन का, ये चीज़ें ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं इस कहानी में सच्चाई तो है। ये जगह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कहानी में सुनी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय जोहार।